हम लोग एक सबसे सरल एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आप देखिए, ये जिंक है। ये क्या है? ये जिंक है। आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सिल्वरी कलर का है। ये जिंक है और हम इससे हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ये आप लोग देखेंगे। ये एक कॉनिकल फ्लास्क, आप अपनी किताब में भी ये चित्र देखेंगे। अभी इसमें हमने ये डाल दिया है, ठीक है? देख रहे हैं आप लोग? ये हमने डाल दिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप समझ लें, ये हमारा H2SO4 है और ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह क्रिया, ये गैस बनने की क्रिया होने लगती है और इसको हम लोग देखिए, ये बड़ा सा है। इसमें अगर हमने एक नली लगाई होती, ये गैस निकलना आरंभ हो जाता। ये कौन सी गैस निकल रही है? ये गैस निकल रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक पोप की आवाज़ की तरह साउंड करती है और खुद जलने लगती है। ये देखिए, ये इसमें इफर्वेसेंस आना शुरू हो गया है और गैस बनने लगा है। तो हम अभी इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे ये आपको बताया। ये बहुत ही सरल है, ये आप लोग ज़रूर कक्षा में करेंगे। इसमें एक कॉर्क भी लगा लेंगे और नली लगाकर गैस निकालकर उसकी जांच भी आप कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सावधानी भी करना चाहिए। आप देखिए, इसमें गैस के बुलबुले छूटने लगे हैं। आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ये गैस निकलना शुरू हो गया है। थोड़ा देर और रखेंगे तो इसमें से गैस हमको निकलेगी। एक आप सीख ले जाकर इसका परीक्षण भी कर सकते हैं कि वहाँ एक हल्का सा साउंड आएगा, नीला थोड़ा स्लाइटली कलर होगा और वो खुद जलने लगेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक गैस निकल रही है। सबसे सरल एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखलाया है। तो एक छोटा सा उदाहरण किया आपको दिखाने के लिए, और आगे हम लोग सीखेंगे कि हमेशा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें अवस्था परिवर्तन होना ज़रूरी होता है, या फिर उनका रंग बदलना, या उनमें गैस उत्सर्जन होना, और या फिर उनमें ताप थोड़ा हीट हो जाना। ये सब एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, इसकी आप जांच करेंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन। आप एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे और उसको टोंग की सहायता से पकड़कर वो आप उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो ये क्या परिवर्तित हो जाएगा? ये मैग्नीशियम का रिबन था। ये कैसा था? मैग्नीशियम का रिबन था, लंबा सा फीता जैसा था, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ हीटिंग होती है, आपको पता है। तो ये बन गया है चूर्ण। क्या बन गया है? ये चूर्ण समान हो गया है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है इसको। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये एक रिबन स्टेज में था, ये सॉलिड था, और अब ये पूरा पाउडर जैसा एक हमें प्राप्त होता है ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी धातु को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें ऑक्साइड्स मिलता है। तो यहाँ हमने देखा अवस्था में परिवर्तन। हमने क्या देखा? अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग रंग में परिवर्तन देखेंगे। PbNO3 लेड नाइट्रेट, PbNO3 में हमने पोटेशियम आयोडाइड Ki डाला है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा KNO3, आप देख रहे हैं, और PBI लेड आयोडाइड। ये क्या है?
लेड आयोडाइड ये पीले रंग का अवक्षेप है, पीले रंग का अवक्षेप है। तो इस तरह से ये कलर ही बदल गया। ये क्या हो गया? कलर बदल गया। पीबीआई से ये कलर बदल गया, येलो हो गया। तो यहाँ रंग में परिवर्तन आपने देखा। अब अभी आपको हम जिंक के साथ H2SO4 की प्रतिक्रिया करके गैस निकालने का विधि आपको मैं दिखा रही थी। तो इसको आप इस तरह से समीकरण से लिख सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2। ये H2 गैस है जो अभी मैंने बताया आपको, तो ये गैस निकल रही है। तो यहाँ हमने देखा गैस का उत्सर्जन। और चौथा पॉइंट है आपका तापमान में परिवर्तन। तो बहुत सारी क्रियाएं तापमान में बिना परिवर्तन के कोई क्रिया, रासायनिक क्रिया नहीं होती। तो या तो एनर्जी देना पड़ता है या एनर्जी निकलता है। तो जो अगर हम लोग देते हैं तो उसको कहते हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि प्रतिक्रिया के बाद वो ठंडा हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। और या तो ऊष्माक्षेपी। ये दो तरह की हमेशा क्रिया होती है, या तो रिएक्शन के बाद ठंडा हो जाएगा या तो बहुत हीट पैदा होगा। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा तापमान में परिवर्तन होता है। इसे अंग्रेजी में एंडोथर्मिक कहते हैं, इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसको हम लोग आगे और भी सीखेंगे। तो अब हम आगे आते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण है कि इसका कैसे हम संतुलित करेंगे और कैसे हम इसको बनाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे अब। तो रासायनिक समीकरण का निरूपण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बताएंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया अभी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हीटिंग किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यह एक कंकालीय समीकरण हुआ। तो ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ। हमें समीकरण को हमेशा संतुलित करना पड़ता है। समीकरण का अर्थ ही है कि बायां तरफ बराबर दाहिना तरफ, ये जरूर होना चाहिए। तो हम एक कंकालीय पहले समीकरण लिखते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं कि जैसे Mg, अभी आप लोग सीखे, प्लस O2, आपने हीटिंग किया, निरूपण इसके कहते हैं हम लोग, MgO। यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर O2 है, इधर एक O है। तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण को जब हम संतुलित नहीं रहता है तो उसे एक एरो से दिखलाते हैं। अब संतुलित समीकरण हम लिखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कंकालीय समीकरण। कंकालीय समीकरण, कंकालीय समीकरण यानी कि जो चीज़ें हैं उनको मैंने जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख दिया है। अब हम लोग संतुलित करेंगे इसे। तो संतुलित जो समीकरण होगा वो क्या होगा? 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यह समीकरण संतुलित हो गया। यह सॉलिड है, S से आप इसको डिनोट करिए, और ये गैस है, इसे आप G से डिनोट करिए। यहाँ आप ऊर्जा जरूर लिख दीजिए, हीटिंग आपने किया है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिला है, तो यह भी सॉलिड ही है। ये जब समीकरण में सब कुछ लिखा रहता है तब इसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। हम लोग एक दूसरा समीकरण अब करेंगे निरूपण, और फिर उसका संतुलन करना सीखेंगे। आप आयरन, ये क्या है? आयरन। आपको किताब में लिखा होगा कि या कोई भी क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, आयरन जलवाष्प में आयरन का जो फेरिक क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसमें तो सारे शब्द हैं, हमने तो कोई फार्मूला बताया नहीं, तो ये फार्मूला आपको खुद से जानना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब आप कक्षा 9 में पढ़े भी होंगे, तो आप देखें
ये आयरन का संकेत है Fe प्लस H2O, जलवाष्प इसका नाम अभी दिया है तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे गैस, ये हम आगे अभी बताएंगे। और यहाँ हमने हीट दिया और हमको मिला है Fe3O4 प्लस H2 गैस। तो ये क्या एक बताया जा रहा है आपको कि लोहा जो है वो जलवाष्प से आयरन ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। या मैंने एक निरूपण किया, पहले तो शब्दों में कहा, लेकिन इसको कैसे हम लिखेंगे ये आपको सीखना चाहिए। अब आप ध्यान दें, ये Fe3 है तो इससे तात्पर्य निकलता है कि यहाँ 3 हमको Fe तो होना ही चाहिए। तो हम एक लाइन में ही, ऐसे आप लोग इसको अच्छा से सीखेंगे, आपकी किताब में बहुत डिटेल किया हुआ है, मैं इसको एक लाइन में अभी आपको समझा के लिख देती हूँ। ये Fe3 इधर है तो इधर Fe है तो हमको साफ पता चल रहा है कि 3 Fe हमको देना चाहिए। अब आप ध्यान देखिए कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन इधर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने 4 H2O दे दिया। तो हमारा Fe3O4 में जो भी है वो सब इससे बैलेंस लग रहा है, हो गया है। तो अब हम ध्यान देंगे कि बाकी बचा हाइड्रोजन, उसके लिए इधर 4H2 हो गया है तो इधर भी हम 4H2 लिख देंगे, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से आप संतुलन बायां दायां देखकर, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, इस तरह से आप सीख सकते हैं। ये आपकी बुक में बहुत ही डिटेल सिखाया गया है। प्लस 4H2 गैस को जब भी दिखाएंगे तो ऐसे ऊपर जा रहा है। तो आपने देखा कि ये 3Fe जो है ये सॉलिड अवस्था में है और ये 4H2O जो है ये इतना गर्म है कि भाप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भाप। तो इसको हम लोग गैस लिखते हैं, ये गैस है। भाप आप लिख लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, नहीं तो आप लिक्विड लिख देंगे। तो ये भाप है, ये गैस है। अब इतना हीट इसमें दिया गया है तो ये आपको Fe3O4 मिला है। फेरिक ऑक्साइड मिला है, ये सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड के लिए S लिख देंगे बगल में, और ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो आपने लिख दिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट समीकरण प्रदर्श सामने संतुलित भी है और पूरा प्रदर्श दिखा रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और इस तरह से आप जब लिखेंगे तो ये समीकरण दर्शाने वाला भी समीकरण होता है, प्रतीकात्मक, और संतुलित भी समीकरण है। तो मैंने संतुलन करने का एक हीट एंड ट्रायल मेथड आपको सिखाया, ऐसे आप डिटेल अपनी किताब में देखेंगे। अब हम लोग यहाँ तक आज इसको कर लिए हैं। अब हम समझते हैं कि अगले दिन हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं ये हम सिखाएंगे। तो अभी आप लोग इसको ध्यान से समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है इसको सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद।